अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू 99% पाकिस्तान है। कहीं जहाज के हवाले से जो क्रैश हुआ है रैगन एयरपोर्ट के राउंड में वाशिंगटन डीसी में, इससे ऑलमोस्ट डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी का, और बहुत ही कदीम और बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है। बहरहाल मोरू पाकिस्तान है। और जो हम बात करेंगे पीटीआई के, आज 10 बंदों को अदालत ने छोड़ दिया जिनको 5 साल 10 महीने की सज़ा हुई थी और कुछ जुर्माना भी था, तो उठा के फेंक दिया। और साथ में जो ट्रायल हो रहा है आर्मी कोर्ट के हवाले से कि वहाँ ट्रायल हो सकता है या नहीं, वहाँ बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, फिर हमारा असल मौजू आज भी का जो बिल मंजूर हो गया है या होने वाला है, और एक बिल और है आमिल बाबाओं के खिलाफ, ये जादू टोने के हवाले से। ये असल मौजू है, हम इस पर बात करेंगे, मगर थोड़ा सा पीका पे भी बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो आर्मी ट्रायल कोर्ट में बहुत दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ जो ये तो पहले आ गया था कि जी फैसला लिखेगा कोई, कंफर्म कोई और करेगा। जो सेक्टर कमांडर है वो कंफर्म करके देगा कि भाई सजा देनी कि नहीं देनी, फैसला चाहे कुछ भी लिखा हो। मगर आज पता चला ख्वाजा हारिस के मुकाबले में जो वकील सफाई है उनका नाम, वो भी ख्वाजा है और ख्वाजा अहमद नाम है उनका। उन्होंने बताया अदालत को कि ये ऐसी कोर्ट्स हैं कि इसमें आप वकील भी अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, आर्मी चीफ बताएंगे कि आप कौन सा वकील लेंगे। आज की मौजूद दुनिया में कोई सोच सकता है कि, और फिर अदालत भी मजे ले रही है, 26वीं तरमीम का बदला ले रही है कि ये बताएंगे 16 दिसंबर को जो GHQ पर हमला हुआ था मुशर्रफ के दौर में, उसके मुल्जमान को सजा कहाँ से हुई थी, तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हुई थी, आर्मी ट्रायल नहीं हुआ था उनका। तो हर चीज लिम्बो में है इस मुल्क में, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। और फिर जो सबसे बड़ी खबर है, 2 खबरें बहुत बड़ी हैं। एक तो आज मौलाना मुफ्ती कामरान टहरी साहब ने जुम्मे के इज्तिमा से खिताब फरमाया है मिंबर से। मतलब मैं हंसूंगा, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पीका लग चुका है। हालांकि मेरे जहन में एक किताब का नाम आ रहा है कि XYZ का इज्तिमा का खिताब। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो समझ जाएंगे, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मगर उन्होंने दीन इस्लाम की सोल पर गुफ्तगू की कि इस्लाम है क्या। भाई इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अभी पता नहीं हमने क्या क्या देखा है हमारी जिंदगी में। हम वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी दुनिया में आबादी होती जो सदी बदलते देखती है। हम वो हैं जिन्होंने मिलेनियम बदलते देखा है, जिन्होंने बर्लिन वॉल को गिरते हुए देखा है, हमने रशिया का फॉल देखा है, और अब हम कामरान टहरी का जुम्मे के इज्तिमा से खिताब भी सुन रहे हैं, और मजहब पर उनका भाषण है कि दीन इस्लाम है क्या, वो बताता है क्या। अच्छा, इस मुल्क में नोट करें, साउथ एशिया में मिलकर कहना चाहिए, जो मुसलमान रहते 60 लगते ही ना दाढ़ी रख लेंगे, रोजा नमाज शुरू कर देंगे, और सारे, और फिर दूसरों को घूरना शुरू कर देंगे कि तुम मुझ जैसे अच्छे क्यों नहीं बन जाते। वो तो मैं अल्लाह के यहाँ इनके 60 के होते ही ना वो पिछला 59 ईयर जो है वो साफ हो जाता है और उसका कोई हिसाब नहीं होगा। बस ये जो अब इन्होंने नमाजें पढ़ना शुरू की हैं और लोगों को घूरना शुरू किया है कि देखो मैं अच्छा हो गया हूँ, तुम्हें भी अच्छा होना पड़ेगा। तो खैर देखें जी, दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुल्तान में एक मोहम्मर शख्स को एक SHO ने तशद्दुद का निशाना बनाया, तो मरियम बीबी फड़क कर रह गई कि उनकी हुकूमत में इतना बड़ा जुल्म। उन्होंने न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, ये कहकर कि किसी को, पुलिस वाले को, एक शहरी पर तशद्दुद का हक हासिल नहीं है। जब आदमी नहासूम है इस पर, मतलब इस मुल्क को तो चला ही ऐसे गया है कि अंग्रेज से ने हुकूमत दी और ये क्या वादे के साथ दी कि हमसे ज्यादा जुल्म करना है तुमने, अगर हमसे कम हुआ तो वापस ले लेंगे,
तो ये लोग तशद्दुद बढ़ाते जाते हैं इस खौफ से कि गोरा कहीं आके वापस न ले ले। तो ये मरियम उस खानदान से हैं कि इनके बाप ने और इनके चचा ने जब हुक्मरानी शुरू की और आखिर तक पंजाब की वजारत आला जिसके पास भाई के पास छोटे की हुई ये बड़े की, तो ये SSP कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को बुलाकर इंटरव्यू करते थे और देखते थे कि हमारे काम के हैं या नहीं है। फिर उन्हें इजाजत मिलती थी पोस्टिंग लेने की। किसी मॉडर्न माशरे में या किसी डेमोक्रेसी में तक सुना कि प्राइम मिनिस्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव या कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इन ओहदों पर लोगों को लगाता हो। याद रखें, जमहूरियत में ये पुलिस जैसे इदारे, एक्साइज, ये सब बल्दिया के ताबे होते हैं कि कौंसलर जवाब दे होता है अपने इलाके के लोगों को। SHO जुल्म नहीं कर सकता और करेगा तो पकड़ा जाएगा। वो तो आपने सुन ही लिया होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कल अपोजिशन को दोबारा मुलाकात की ऑफर दी है और साथ में माशाल्लाह से कमाल उंगली की है। मैं तो उंगली कहूँगा, भाई किसी को बुरा लगे तो मैं मादत पाऊँ कि कमीशन बनाते हैं पार्लिमानी, मगर जो 2014 के धरने की तहकीकात भी करवाएगा और 2018 के इंतखाबात की भी। अब PTI ये तो नहीं मानेगी ना, वो तो कहती है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू ये वो तो गुजर गया, तो उनके दौर का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए, जो होगा अभी होगा। तो अच्छा, ये मजबूर सियासतदान है। खान साहब को एक बात बरसों से हम जैसे लोग समझा रहे हैं कि खान साहब ये प्रोफेशनल जो है और ये प्रोफेशनल अय्यार है, आप इनसे नहीं जीत सकते। तो राणा सलाम ने कहा है कि आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, वज़ीर आज़म की बात मान लीजिए और आ जाइए, बैठ जाइए। अब अंदाजा लगाए कि वो किस सूरत हाल में आएंगे। अच्छा हाँ, इस पर मुझे ये भी आया, आजकल लापता अफराद का भी केस चल रहा था ना, दिल पिशारी करने के लिए। तो मुझे एक दोस्त ने पोल भेजी कि एक रिटायर्ड जज है, कोई मुझे तो नाम भी याद नहीं है, 85 साल के हैं, जावेद इकबाल के बाद। जावेद इकबाल कैसा आदमी था, जो नैब का चेयरमैन भी था, जिसकी इश्क की दास्तानें भी बड़ी आम थी। उसके बाद अब जो लगाया चेयरमैन था, उसकी उम्र है 85 साल। तो 85 साल में तो बुढ़े को घर से भी बाहर नहीं निकलने देते, गुम जाएगा, ये खुद गुम जाएगा। तो माशाल्लाह से ऐसे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं कि आदमी बस देखता रह जाए और अंगुश बजाए, जैसे कहते हैं ना कि दांतों में उंगली देखे कि हैरान से खड़ा सोचते रहे कि यार आज की मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, ग्लोबल विलेज में, यहाँ पर अभी भी वही मकारियाँ जारी है, मतलब भैंस चोरी के मुकदमे, फलाने के मुकदमे। तो सबसे अहम बात यह है कि मरियम बीबी ने SHO को मुअत्तल कर दिया और कामरान टसूरी जुम्मे के खुतबे से खिताब फरमा रहे हैं और मजहब दीन की तबलीग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लाम है क्या। तो आप लोगों को चाहिए कि हर जुम्मे को अब, और वो बहुत मशहूर मस्जिद है ईदगाह शरीफ तो अब लगा, पहले ईदगाह कहलाती थी वो, वहाँ कायदे आज़म ने भी नमाज पढ़ी है। तो वो जिक्र भी कर रहा था कि कायदे आज़म ने पढ़ी, अब मैं पढ़ने आया हूँ, तो कायदे आज़म को बताया कि तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। तो एनीवे, क्या होगा आने वाले दिनों में इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी और जल्द बनेगी अब, और खान साहब रिहा होंगे, मगर खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। खान साहब गांधी बन सकते हैं, कांग्रेस चला सकते हैं, मगर मुर्शिद बन के बैठ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इस मुल्क का शीरा जो बिखरता नजर आता है वो मुकम्मल बिखर जाएगा। कि खबर एक है, लोग दो है। मौजूद आर्मी जनरल की चीफ की मौजूदगी में खासा तो नहीं आते, इक़्तिदार नहीं मिलता, इलेक्शन नहीं होते। ये मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात ना करें। बहुत सी खबरें हैं जिन पे मैं कुछ अफसर नहीं करना चाहता। मैं अब आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ कि भीख बिल आया है कि जनाब वो जोर ज़बरदस्ती मुनज़्ज़म पैमाने पर माफिया की शक्ल में
किसी से तरले डालकर भीख नहीं मांगी जा सकती। बहुत सबको पता होगा कि 3 करोड़ 80 लाख तो डेटा बताता है कि भिखारी मौजूद है जो 130 खरब रुपया सालाना कमाते हैं, 32 अरब रुपए रोजाना। सबसे ज्यादा कराची से एवरेज है 1800 रुपीज पर डे पर बैगर। और अभी मैंने 4 दिन में एक वीडियो देखा कि एक खातून बड़ी मॉडर्न डिफेंस वगैरह 2 आईफोन और कहीं जॉब करती थी, पहले मार्केटिंग का पैसे नहीं बनते थे, बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये भीख अगर ये अच्छा एक बार ध्यान में रखे हैं, हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं मगर यहाँ कवानीन बनते हैं क्योंकि टीए लेने होते हैं ना, असेंबली चलानी होती है, दिखानी होती है, उन पे अमल कितना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो अब सबको पता चल चुका है, उसकी हैसियत, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत। तो और अदालतें क्या है, अब 26वीं तरमीम पर जो मुकदमेबाजी हो रही है और अदालतें अपनी भड़ास निकाल रही है, मगर ये बात हुकूमत की और सियासी पार्टियों की दुरुस्त है ना कि पहले एक चीफ जस्टिस था, वही सुबह मोटिव लेता था, वो वज़ीर-ए-आज़म को चाहता था रहने देता था, निकाल देता था, वही हॉस्पिटल चलाता था, वही दवाओं की कीमत बताता था, वही सब्जियों की कीमत बताता था, वो खुदा बन गया था। उसने जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मतलब अपनी औकात से बाहर निकल जाता है इस मुल्क में हर आदमी। तो फिर यही होगा ना, लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे ना। तो अब वो जज दुश्मनी की तरह है। मंसूर शाह जैसे जज बहुत अच्छे जज हैं, उनके साथ ज्यादती हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उन्हें बाईपास किया गया। मैं कहता हूँ नहीं, इस्तीफा देकर तो खामोशी अख्तियार करना पड़ती है ना। अब बोल रहे हैं, बता के जा रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, मगर सब मंसूर अली शाह नहीं है। बहुत सारे जो जाने वाले हैं उनके बारे में आप सबको पता है वो कैसे थे। तो ये जो भीख का है, मैं उस तरफ आता हूँ, आप जरा तस्वुर करें कि ये भीख तो बंद हो जाएगी, चले मान लेते हैं, एक लम्हे को मान लें, जबकि पॉसिबल ही नहीं है ना, जो सदियों से इस खत्ते में लोग मांग रहे हैं। तो उनके लिए रोटी का इंतजाम है, उनके लिए रोजगार का इंतजाम है, उनकी सेहत, तालीम। किसी ने गौर किया है? मैं अभी वॉक करने गया था कुछ 2 घंटे पहले एक पार्क के साथ। उस पार्क में कोई 200 बच्चे खेल रहे थे और वो उस इलाके में कि जो घर है इस इलाके को, उनमें से किसी एक बच्चा भी उस घर में रहने वाला नहीं था, कोई नंगे पैर था। क्या बताऊं मैं क्या क्या होलिये थे, क्रिकेट खेल रहे थे बेचारे। और ग्राउंड जो है ना, उसमें दरख्त तो थे, घास नाम की एक पत्ता भी नहीं था और उसके चारों तरफ गार्बेज पड़ा हुआ था। वो 150-200 बच्चे खेल रहे थे और उनमें से वो बच्चे भी शामिल थे जिनके बारे में मैंने बताया कि वो खाना मांगने आ जाते हैं गोल के गोल यहाँ पर। वो सब बच्चे वहाँ खेल रहे थे। कोई 11 बजे का टाइम था, 11:30 बजे का। अब इस वक्त 4 बजने वाले दिन के। तो कौन देगा? यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी अब तो लोगों को उम्मीद नहीं रही है, जिन्होंने 40 साल नौकरी की है, कि वो जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। आज भी हॉस्पिटल का बिल देने के काबिल नहीं है लोग। तो ये भीख भी बंद कर देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे। इस रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि कवानीन बनाए जाओ, लोगों को डराए जाओ, धमकाए जाओ और पहले से ज्यादा क्याओस फैलाए जाओ। ऐसा मुमकिन है किसी दुनिया में कि आप रोजगार के बगैर, रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आप ऐलानात करते रहिए और माशरे को और बिखेरिए, इस कवानीन को भी तमाशा बनाइए। एक और कानून बन रहा है कि जी ये जो हामिल बाबा है ना, बंगाली बाबा, फलाने बाबा, दिमागी बाबा, दीवारें भरी पड़ी हैं और महबूब भी कदमों में है और दुश्मन भी ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा और कारोबार को रातों रात 4 चांद लग जाएंगे। तालीम भी जो आप ले रहे हैं उसकी डिग्री आपकी जेब में खुदा की गिर जाएगी। आप सदियों के बीमार हैं, आप बाबा का ताबीज़ लेंगे, सुबह उठेंगे तो आप हट्टे कट्टे होंगे। आप 100 साल के हैं, आप 40 साल के हो जाएंगे। मतलब जिंदगी के हर मर्ज की का ताबीज़ है उनके पास और वो बड़े पैमाने पर लूटते हैं। अब उनके खिलाफ भी आ रहा है, जब वो भी पूरी फौज है, मगर 1-1.5 लाख तो है ना, वो भी बेरोजगार करना चाहते हैं ये। अच्छा, रोजगार की स्कीम इनके पास कोई भी नहीं है। लैपटॉप दिखा के बस दानिश स्कूल जाके कश्मीर में भी खोल दिया, उसकी कीमत पे 20 स्कूल चल सकते थे। पंजाब में स्कूलों का जो हाल है कि एनजीओ को वो भी अपनों को जिस तरह बांटी गई हैं,
वो एक तारीख है, या पूरे मुल्क में जो हाल है एजुकेशन का, उस पर ये भीख बिल लेकर आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि 200 कदमों के फासले पे 13 फकीर जो है, बैगर जो है, वो तो बैठे हुए हैं जमीन पर, और जो गलियों में घूम रहे हैं बच्चों समेत, उनकी कोई तादाद ही नहीं है। चाय पीने जाओ तो चाय आने तक 13 फकीर आते हैं, और चाय खत्म करने बिल पेमेंट तक 20 और आते हैं। वहां पर ये कहते हैं कि जनाब हम भीख बिल लेकर आएंगे। हालात ये हैं कि 2 सेनेटर फैसल वाडा और करीम गुंडी कहते हैं कि FBI की हमने गाड़ियां, 1010 जो गाड़ियां खरीदे थे, उसका नोटिस दिया, उसको एडजॉर्न करवाया, तो हमें बाकायदा मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इनमें से एक झूठा है ना, क्योंकि उनकी कंट्राडिक्शन आ गई है FBI की, एसोसिएशन की एम्प्लॉइज की, कि ये झूठ है। मान लेते हैं सेनेटर झूठ बोल रहा है, कोई एक तो बोल रहा है ना। किसी माशरे में सुना कि इतने बड़े इदारे पर इतने अहम इंपॉर्टेंट ओहदों के लोग इल्जाम लगाए, और एक झूठा इनमें। अच्छा, FBI का रोल क्या है? $394 बिलियन का शॉर्टफॉल है लास्ट 6 मंथ में। मगर आप देखें ब्यूरोक्रेसी समझदार कितनी पेश कैसे करती है कि देखें जी, जनवरी में 2025 में हमने एवरेज किया है, जितना चाहिए था उतना निकाला है, और लास्ट 6 मंथ में हमने 94% रिकवरी की है। मतलब 94% सुनते ही आदमी को A+ जहन में आ जाता है कि भाई वाह। मगर वही है, आखिर में लिखा हुआ है कि 394 अरब 394 बिलियन रुपी का शॉर्टफॉल है, और जो छोटी मैरान गाड़ी से काम हो सकता है वो उन अफसरों को जो भत्ता लेने जाते हैं और जो बताते हैं दुकानदार को और टैक्स देने वालों को कि देखो तुम टैक्स कैसे चोरी कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, मुझे कितने पैसे दोगे तो मैं मामला साफ कर दूंगा, वो मैदान में जाके ये सारे काम कर सकता है। बल्कि मोटरसाइकिल पे चोरी करनी है ना उसने, नहीं, उससे होंडा सिटी दिलवानी है जो 60 लाख रुपए की है। कैन यू बिलीव इट? ये है पाकिस्तान। ये मुल्क बना ही इसलिए था एक खास अशराफिये के लिए, खाई जाओ, मारी जाओ, सोई जाओ, इससे आगे कुछ था ही नहीं। अब आखिरी बात कर लेते हैं, ये पीका पर आज पूरे पाकिस्तान में मुल्क की सहाफती तंजीमों के जुलूस, जलसे, रैलियां। अच्छा, ये भी एक माफिया है पूरा। ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके जो ओहदेदार हैं, इनकी तफसील इनके अपने यार दोस्तों से पूछ लें कि ये किस कब्बाश के लोग हैं और इनका रोल क्या है माशरे में, सहाफत में, हुकूमत में, रियासत में, और ये किस नाम से और किस किरदार से पहचाने जाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये अपने मालकान के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि वो पैसे देता है, और इनमें से जो तंजीम माफिया है ये पूरी, ये इनमें मालकान के भी एजेंट हैं, रियासत के भी हैं, हुकूमत के भी हैं, और इनकी दौलतों का अगर आपने अंदाजा लगाना है तो FBI से कहा जाए, या एक कमीशन ये भी बनना चाहिए कि इनके पास ये पैसे कहां से आए हैं और ये किस के कहने पर यहां तक पहुंचे हैं और कहां तक आए हैं, और ये मलिक रियाज का नाम क्यों लेते टीवी पर आकर, या जो इन्हें कहना चाहिए ये सब कहते हैं। वो पीका बन गया। पीका ना भी हो तो तू बोल सकता है, बोल के दिखा। जो बोलेगा उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं इसकी तफसील अपनी किताब में लिख रहा हूं, उसमें दुआ कीजिए। रोज तो काटता हूं, लिख के जो कल लिखा होता है वो आज काट देता हूं, मगर ये वादा है कि जो लिख के जाऊंगा तारीफ होगी, उसकी कीमत पे की है मैंने। आज मैं जब कुछ लिख रहा था तो मुझे कार्ल मार्क्स बहुत याद आया। ये मैं आखिरी के तौर पर बहुत उदासी में गुजारा आज मैंने। यूरोप में उनकी लाश दफनाने के लिए भी जगह नहीं थी, कोई नहीं चाहता था, वो किसी मुल्क के शहरी नहीं रह सके थे।
18वीं सदी में ऐसा वक्त भी आया कि उनके अपने 2 बच्चे मर गए, तो उनकी बीवी ने हाथ जोड़ के कहा कि अब तो बस कर दो, औलाद भी चली गई। तो मार्क्स ने कहा कि 2 बच्चे बचा लूं या नस्ल बचा लूं। आज यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं पूरा वेलफेयर सिस्टम है, और जहां जितना भी है ना, या ये सोशल सिक्योरिटी मुझ जैसे लोग लेते हैं, या मेडिकल लेते हैं, या जो लोग रोटी तक लेते हैं, या हॉस्पिटल, सब कुछ ये उसका दबाव है। ये वो देकर गया है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म नाकाम हो गया, उसमें सारी चीजें काबिल कबूल नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है कि सब एक कैटेगरी में पैदा हुए और एक कैटेगरी में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुकाबला रहना चाहिए, सबकत रहनी चाहिए, मगर कानून के दायरे में। अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। जैसे मेरे मुल्क अमेरिका में सबको अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलती है। ये नहीं हो सकता कि टीचर इसके नंबर कम कर दे और उसके ज़्यादा कर दे, ऐसा नहीं होता। या इसको मेरिट के ऊपर इसकी नौकरी बनती है तो उसको दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। मगर ये जो कुछ है आज की दुनिया में उसी का दिया हुआ है। जो बेयार और मददगार बना, जिसकी तस्वीर के लिए भी कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता था, मगर उसकी किताब 2020 में भी 17वीं सदी का आदमी, उसकी किताब द कैपिटल, दास कैपिटल 2020 की बेस्ट सेलर किताब थी। हम तो ख्वाब देख सकते हैं, अगर अपना हिस्सा डालकर जाना चाहते हैं। तकलीफ होती है जब दरवाजे पे यहाँ नॉक करते हैं बच्चे, जिनके मुंह भी धुले नहीं होते हैं, वो खाना मांगते हैं। हो सकता है वो झूठी बोलते हो, मगर यहाँ तक नौबत आई कैसे, पहुंचाई कैसे? यहाँ जो घरों में लड़ाइयाँ हैं, ये जो खवातीन की आपस में जंगे हैं, इकॉनमी की जंग है ना, कि ये बुढ़िया बुढ़े जंग करेंगे, बहनें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि साउथ एशिया में जो नौजवान लड़के होते हैं ना, उनमें से कोई एक को कुर्बानी देना चाहिए जो सबसे होनहार हो, मुनज़्ज़िम हो, कि वो अपने पूरे घर को पाले और अपने बहन भाइयों की औलाद को अपनी औलाद समझे, ताकि इकॉनमी के इशूज हल हो सकें। और ये घरेलू लड़ाइयों में, क्योंकि बाजार से घर तक, बेडरूम तक ये लड़ाइयाँ जारी है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।